नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं शुद्ध राजनीति में। शुद्ध राजनीति में बात करेंगे अशोक श्रीवास्तव से। अशोक श्रीवास्तव गाजियाबाद की राजनीति से एक उभरता हुआ नाम है, जिन्होंने गाजियाबाद की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। आज राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुके हैं अशोक श्रीवास्तव। क्यों बन गए, क्या रीजन है, जबकि पार्टियां तो और भी हैं, लेकिन अशोक श्रीवास्तव ही चर्चा का विषय क्यों बने हैं? क्यों मीडिया की निगाहें आज अशोक श्रीवास्तव के ऊपर रहती हैं कि वो क्या कहने जा रहे हैं, और क्यों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं अशोक श्रीवास्तव की वजह से। अशोक श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका शुद्ध राजनीति में। जिस तरह से आप राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गए हैं गाजियाबाद में, कैसा लगता है और क्यों हुआ ऐसा? आपको ऐसा क्यों? मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं अशोक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी का हूं, और आपके आदेश पर या आग्रह पर आज आपके चैनल पर इंटरव्यू में उपस्थित हूं। आपने बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, अभी जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जिनका राजनीति करने का जो तरीका है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो बीजेपी चला रहे हैं, वो देश नहीं चला रहे हैं। और आम आदमी को देश चलाने से मतलब है, बीजेपी चलाने से मतलब नहीं है। जिस समय मैं अपने को आम आदमी के रूप में देखता हूँ, या देखता था, उस समय जब स्थिति थी सत्ता में बैठने वाले लोगों की, बीजेपी सरकार की, तो मैंने महसूस किया कि इसका एक विकल्प तैयार होना चाहिए। और ख़ास करके शुरुआती दौर में जब गाजियाबाद में मैं विकल्प की बात सोचने लगा, तब मैंने अपने पार्टी का नाम सुभाषवादी भारतीय समाज पार्टी रख करके, और हमारे सत्येंद्र यादव जी जो कि संस्थापक हैं, उनको साथ में लेकर के राजनीति एक नए ढंग से विकल्प के रूप में बनने का सोच लेकर के चला। और रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों ने पिछला नगर निगम का भी चुनाव लड़ा, दिल्ली का विधानसभा लड़ा, हरियाणा में भी लड़े, बिहार में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में ग्रेजुअली जब हम बढ़ते गए तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हम 83 सीट पर लड़े थे जी। और निश्चित रूप से आप समझते हैं कि कुछ न कुछ कामयाबी के रास्तों पे हम चल रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ कर के आज 83 सीटों पर हम लड़ाए थे। और आज फिर जो भी वोट मिला, 2,21,000 के करीब वोट हमको उत्तर प्रदेश में मिला था। और जो हौसला अफजाई हुआ, उसकी वजह से हम फिर पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में उतरे हैं। और विशेष हमारा ध्यान गाजियाबाद पर है, और गाजियाबाद पर विशेष ध्यान के बाद हमारा पूरे उत्तर प्रदेश पर है जी। जिस तरीके से एक विमर्श का केंद्र बन गए हैं, लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सुभाषवादी समाजवादी पार्टी बसपा का वोट काटेगी, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी का वोट काट रही है, कोई कह रहा है नहीं कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, और ये तो बीजेपी की बी टीम है। तभी मैंने कहा कि लोग इन तीनों पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। लोगों का ये आकलन आपके बारे में कैसा लगता है आपको? देखिए, मूल रूप से हम लोग सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हैं, और उन्हीं के को फॉलो करते हुए इस पार्टी का नाम भी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखा गया है। और हम लोग किसी का वोट नहीं काट रहे हैं, हम उन लोगों को एकजुट कर रहे हैं जो कि बीजेपी के विकल्प का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और जो सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर हैं, वो लोग हमारे साथ हैं, जो ये समझते हैं कि हाँ मतलब बीजेपी का एक विकल्प तैयार होना चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। और जो समझते हैं कि एक सुभाष चंद्र का जो नारा था, जो सोच था, उस हिसाब से भारत को बनना चाहिए, वो लोग हमारे साथ हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस की हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने भी कहा कि जब अभी कलकत्ता के अंदर विधानसभा चुनाव थे, पश्चिम बंगाल के अंदर, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते हैं, और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ही मंच पर होते हैं, और एक विवाद शुरू हो जाता है कि सुभाष किसके हैं, और जिस तरह से वहाँ पे तलखियाँ देखने के लिए मिली। तो भारतीय जनता पार्टी भी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अपना एक अधिकार जताती है, उधर ममता बनर्जी भी, टीएमसी भी जताती है। तो ये जो चर्चाएं चलती हैं कि क्यों ना हो कि
आपकी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, और इन जो तीनों विकल्प की आपने जो बात की, आम आदमी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इसको नुकसान पहुंचाएगी? और पार्टियां समय समय पर किसका फॉलोअर बन जाना चाहिए वो बात सोचती है। एक समय ये भी आया कि जब पटेल जी का केवल एक राज कांग्रेस पर था, चाहे कांग्रेसियों का एक सोच पटेल जी पर था, लेकिन जब बीजेपी ने सोचा कि पटेल जी के नाम को ले करके उसको उजागर करके हमको राजनीतिक फायदा पहुंच सकता है, तो उन्होंने पटेल जी को अपना लिया। कभी कभी वो गांधी जी को अपना लेते हैं, जबकि गांधी जी को मारने वाले वही लोग होते हैं जिनका एक विंग है आरएसएस जी। तो ये तो तरीका है जी लोगों का, अपना अपना समय समय पर किसको हथिया लेना है। लेकिन हमारा तरीका तो सिर्फ ये है कि जो सुभाष चंद्र बोस के सपने थे उनके रास्ते पर चल करके एक नए भारत का निर्माण करने का जो सोच वो लिए बैठे थे, उसके लिए हमारी पार्टी काम करेगी। जैसे कि आपने नए भारत की बात की, भारतीय जनता पार्टी भी नए भारत की बात करती है, अखंड भारत की बात करती है, आप भी नए भारत की बात कर रहे हैं, तो आपका नया भारत कैसा होगा? नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो उनके साथ उस समय फॉलोअर थे, वो लोग भारत को आज़ाद करना चाहते थे, पहला सपना तो ये था, और एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे, दूसरा सपना था। तो आज़ाद तो कर पाए, पहला सपना उनका पूरा हुआ, लेकिन जिस रूप में भारत को देखना चाहते थे वो सपना अधूरा रह गया। और ये तो आम आदमी समझता है कि नया भारत कैसा होना चाहिए। नहीं, फिर भी आपकी पार्टी का कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होगा, व्यू होगा कि हाँ, हम लोगों के लिए ऐसा नया भारत बनाएंगे जिससे लोग आपसे जुड़ जाएं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में आप समझते ही हैं कि 70% के करीब लोग गांव में बसते हैं। पता नहीं आपका गांव में जाना होता है कि नहीं, और जरूर एक पत्रकार के हैसियत से आप जाते भी होंगे, लेकिन गांव की स्थिति और शहर की स्थिति में कितना अंतर है ये आप समझ सकते हैं। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव के दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन फिर भी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए शहर आए हुए हैं। तो हम लोग दोनों तरह की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से शहर की ज़िंदगी गुजर रही है उसका कम से कम 50% उस पैटर्न पर गांव की भी ज़िंदगी गुजरने लगे, तो निश्चित रूप से पूरा एक नए भारत का निर्माण होगा, और उसी प्रयास में हम लगे हैं। यानी ग्रामीण भारत को आप थोड़ा सा अच्छा बना देना चाहते हैं, वहाँ सुविधाएं अच्छी हो, जी, सब जी, कुछ जी। हो जाए। जैसे भी आपने आरएसएस की बात की या गोडसे का जिक्र किया, औरों की बात की, मैं थोड़ा सा अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है राजनीति की, जिस तरह से हम देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरू होता है मामला, और एक रामचरितमानस की चौपाई को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा होता है। सबसे पहले तो मैं समझना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, और उसके बाद सुभाषपा के जो पोस्टरबाजी वहां शुरू होती है लखनऊ के अंदर, हम जिस तरह से देखते हैं, तो सुभाषपा ने जिस तरह से वहां पर ताड़ना शब्द का भी व्याख्या कर दी, इसका मतलब शिक्षा होता है, तो जो सुभाषपा भी कूद गई इधर से स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट आ गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस चौपाई में का अर्थ निकालने के लिए 3 शब्दों का चयन लोगों ने किया है। एक शब्द उसमें ताड़ना है, उसका एक अपभ्रंश निकालिए ताड़ना। अहिल्या को भगवान राम ने तारा था, तो उसका भी अर्थ उसमें जोड़ लेते हैं कि जो उसमें महिलाएं हैं वो तारने के अधिकारी हैं, तारा जाने के अधिकारी हैं। जी जी जी। एक ये भी सोच लो करके चलते हैं। दूसरा शब्द ताड़ना है, ताड़ना का अर्थ प्रताड़ित लेकर के चलते हैं। अब ये बताइए, इंटरप्रिटेशन का अंतर है। ढोलक को ताड़ने की वो कोई जीव तो है नहीं कि ताड़ करके उसको ठीक कर दीजिएगा, तो वो जो सब मीनिंग है वो सब ऐसे ही है। मेरा अपना मानना है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वो एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को लोग जिस भाव से देखते आए हैं आज तक, अपने अपने नज़रिए से, उसी नज़रिए से उनको देखते रहना चाहिए। लेकिन
अपना पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिकल लाभ के लिए उसका मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत बात है। यानी कि ये मेरा मानना है। जिसमें जितनी बुद्धि विवेक होगी उतना उसको समझेगा और उसका व्याख्या करेगा। जी। जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई। जिस तरह से अभी धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट पे लिया गया कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, हमने देखा। तो हम ये देख रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भी बात करते हैं कि मैं सनातन धर्म का बहुत बड़ा पैरोकार हूं और मैं बहुत अच्छा देश बनाने जा रहा हूं। कभी बाबा रामदेव भी इस लड़ाई में कूद पड़ते हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। बीच में उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात की थी, आपको याद होगा, स्वाभिमान भारत के नाम से कुछ ऐसा था। तो ये जो बाबाओं की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या फिर दखल है राजनीति के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितने भी बाबा सो कॉल्ड बिजनेसमैन के रूप में उभर करके आ रहे हैं या अंदर खाने में उसे पैसे को अर्जित करना चाहते हैं, वो किसी न किसी बहाने पॉलिटिक्स में अपने को इंटरफेरेंस दिखाते हैं और उसी में अपना अपना स्टेटमेंट दे करके लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए। कभी सनातन धर्म का वो जुगाड़ बना लेते हैं, कभी किसी और धर्म का जुगाड़ बना लेते हैं, लेकिन मेन मकसद उनका ये है कि पॉलिटिक्स को आधार बना करके कैसे रुपया अर्जित किया जाए। जी। और मैं व्यक्तिगत रूप से जो बागेश्वर जी हैं, और तो मैंने वो सनातन धर्मी है, इसका मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ। हिंदू हैं, सनातन धर्म मानने वाले हम भी हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि जो अभी तक उनका तौर तरीका है, उससे तो लगता है कि अंधविश्वास फैल रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत अभी सामने नहीं आया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में सामने जरूर आएगा, तब जाकर के बात स्पष्ट होगी। इसमें एक सवाल और उठता है, क्या इन बाबाओं की राजनीतिक इंटरफेरेंस, दखलंदाजी जायज समझते हैं आप? नहीं, वो लोग दखलंदाजी करते हैं कि दखलंदाजी कराया जाता है, ये पहले सोचिए। क्योंकि उनके साथ बहुत फॉलोअर हैं और अगर उनकी दखलंदाजी सफल होती है तो वो फॉलोअर भी उस पार्टी के साथ आ जाते हैं। जी। बात वहाँ है, वो दखलंदाजी करना नहीं चाहते, उनसे दखलंदाजी कराई जाती है जिससे कि उनके फॉलोअर हमारे हाथ में आ जाए। गाजियाबाद में एक बहुत उभरता हुआ नाम है सनातन धर्म के अंदर, पशुपति महाराज जो है उर्फ पंकज त्यागी। वो भी आजकल काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट देते हैं सनातन धर्म को लेकर। अगर आपने नाम सुना उनका कभी। जतिनंद महाराज जो है वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल नाम है। एक डॉक्टर अरविंद अकेला थे, वो भी आजकल सनातन महात्मा बन गए हैं। तो ये जो नाम वो उभर के सामने आ रहे हैं और ये राजनीति में पूरा दखल रखते हैं, तो गाजियाबाद की राजनीति में इनका दखल कितना प्रभावशाली आप समझते हैं, इस और इलेक्शन को कितना प्रभावित करेगा? हमसे तो बेहतर आप समझते होंगे, पत्रकार हैं। जितने लोगों का नाम लिया आपने, 2-3 लोगों का नाम लिया, उसमें से मुश्किल से एक आदमी को मैं जानता हूँ। तो वो किस लिए दखलंदाजी करे, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि वो दखलंदाजी इसलिए कहते हैं कि उनका फॉलोअर जो होंगे, फॉलोअर बढ़ेंगे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको अपने तरफ आकर्षित करेगी, तो उनको एक आदमी को लेने से उनके सारे फॉलोअर साथ में आ जाते हैं। जी। तो पॉलिटिकल आदमी तो उस स्टाइल में सोच रहा है। चलिए, ये तो रही एक तरह की चीज़ें जिस तरह से अभी हमने बात की आपसे पूरे पॉलिटिकल व्यू को समझने के लिए। आप जैसे आपका टंग है, भोजपुरी टंग है, तो कितना वोटर आपको यहाँ दिखाई देता है जो बिहार का है या पूर्वांचल का है जो आपकी पार्टी से जुड़ेगा? नहीं, देखिए, यहाँ पर गाजियाबाद में ऐसा मानना है कि हम लोग 5 लाख के करीब हैं जी, भोजपुरी भाषी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पूर्वांचल और बिहार के लोग ही ऐसे हैं जिसमें राजनीति जाति से नहीं करते हैं। वो ठीक है, जाति का प्रभाव यहाँ जो आ गया है उस पर जाति का प्रभाव नहीं है। ब्राह्मण से लेकर के एससी तक के लोग अभी तक बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन अब मैं उनको समझाने में धीरे धीरे सफल हो रहा हूँ। क्योंकि ये बात आपसे इसलिए कहा कि पिछला जो नगर निगम का चुनाव गाजियाबाद में हुआ था, उस समय मैं भी बीजेपी में स्टेट लेवल का पद पे था, ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर था। और पूर्वांचल समाज के जितने भी लोग हैं
उन सब लोगों ने हमको अधिकृत किया था, क्योंकि हम पे स्टेट लेवल का पद था कि 100 सीट गाजियाबाद नगर निगम में है, इसमें से 15 सीट का डिमांड आप कीजिए कि पूर्वांचल के लोगों को मिले। हम लोगों ने मन बनाया था कि 15 नहीं 7-8 भी मिल जाएगा तो हम सब ठीक संतोष कर लेंगे और बीजेपी के साथ चलते रहेंगे। लेकिन उन लोगों ने ये कह करके मना कर दिया कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों का गाजियाबाद के राजनीति में क्या लेना देना है। आप तो कमाने खाने आए हो, कमाओ खाओ, 60 साल की उम्र में रिटायर होकर के अटैची उठाओ और घर चले जाओ। उसके बाद ही हमने ये पार्टी बनाया, जो तो, उससे हम आहत हुए हम। तो यानी कि पूर्वांचल के लोग नाराज हैं बीजेपी से, इसलिए इस पार्टी का गठन हो गया। उनको मैं नाराज करने का मुहिम चला दिया हूँ। और तो जब वो नाराज होंगे बीजेपी से, अगर बीजेपी ने आपको बना लिया और कह दिया कि ठीक है आ जाइए, तो फिर तो वही बात साबित हो जाएगी जो लोग कहते आ रहे हैं कि बीडी में आप। वो इसलिए साबित नहीं होगी कि हमारी उम्र 72 साल है, न मुझे एमएलए बनना है, न एमपी बनना है, न मेयर बनना है। और जो जिंदगी बची है, मैं चाहूँगी भी तो शायद न बनूं, जो जिंदगी बची है। इसलिए हमारा तो केवल उद्देश्य है कि हमारे पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग यहाँ पर आकर के अस्थायी रूप से बस गए, उनको राजनीतिक संरक्षण ही मिले यहाँ, और राजनीति में उनको भागीदारी मिले, क्योंकि यहीं रहना है, यहीं जीना खाना मरना है। एक सवाल पैदा होता है अशोक जी इसके अंदर, आपने पूर्वांचल का जिक्र किया, भोजपुरी का जिक्र किया, लेकिन आपने मेयर का उम्मीदवार बनाया BL बत्रा को, ऐसा क्यों? एक पूर्वांचल या बिहार की पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को मेयर का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ के पूरे पृष्ठभूमि पर, यहाँ के पूरे धरती पर हमारा ही कब्जा हो। मैंने ये कहा है कि हमको भी यहाँ पर राजनीतिक स्थान मिले, उसका हमारा प्रयास है। हमारे सतेंद्र जी हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं और वो दोनों मिल करके एक सेतु का काम कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि पश्चिमांचल में, चाहे उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने जो कि राजनीति की सोच रखते हैं और राजनीति में वो वंचित हैं, उनको कैसे उभारा जाए, ये वो लेकर के चले हैं। और वही सोच है कि हमारे पूर्वांचल के लोग यहाँ पर रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, तो और राजनीतिक रास्ते से वंचित है, तो उनको कैसे उस रोड पर लाया जाए। तो हम दोनों मिल करके, ऐसा कुछ नहीं कि वो पश्चिम के लोगों को चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों को चाहते हैं और मैं पूरा को चाहता हूँ। मैं इसमें इंट्रोड्यूस हूँ, इसलिए मैं इनको आकर्षित करने में मैं सफल हो सकता हूँ। वो यहाँ के लोगों में है, तो दोनों मिल करके हम लोग एक मुहिम चलाए हैं कि कैसे राजनीति में हम लोग को दखल मिले जो उपेक्षित हैं। अशोक जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए हैं, और जो बात निकल के सामने आती है कि पूर्वांचलों की अस्मिता स्वाभिमान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस पार्टी का गठन किया। अब पूर्वांचल के लोग या बिहार या झारखंड के लोग कितना प्यार अशोक श्रीवास्तव को देंगे, ये चुनाव के दौरान पता चलेगा। और खासतौर से गाजियाबाद के नगर निगम के चुनाव में ये क्लियर हो जाएगा कि पूर्वांचल के लोगों का प्यार, दुलार और सानिध्य कितना अशोक श्रीवास्तव की पार्टी को मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।